हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारा सेकेंड सेट CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 2019 का। ओके, सो एक सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो पे। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है, फट से जाके उसे देखिए। एंड ये है हमारा सेकेंड सेट, जिसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि CBSE ऑलरेडी पूछ चुका है। और ये हम क्यों कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये हम इसलिए देख रहे हैं ताकि अगर सेम पैटर्न ही फॉलो करता है CBSE तो हमें पता चल जाए कि हमारा पेपर किस तरीके से आने वाला है। एंड सेकेंडली कुछ क्वेश्चंस कॉमन भी निकल आते हैं, मतलब माइट भी हो सकता है केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, बिल्कुल सेम हो लेकिन नाम चेंज कर दिया जाए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर रहे। तो उस सिनेरियो में आपको पता होगा कि किस नेचर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे। चलिए, बिफोर स्टार्टिंग हम यहाँ पे देखते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो कि आपके पेपर में लिखी रहती हैं। एंड हर बच्चे को पेपर शुरू होते ही इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंड यू पीपल, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में इन इंस्ट्रक्शंस को स्किप कर जाते हैं और बाद में फिर वो अफसोस करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा ना कुछ चीज़ लिखा होता है जो वो स्किप कर देते हैं और उसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस कभी भी मत छोड़ना। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि इन पे तुम्हें 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहे हैं। ये वेस्ट नहीं है, दिस इज इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल सकती है जो तुम्हारे पूरे पेपर में इस्तेमाल हो। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हुए मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। It says this question paper contains 5 sections. Okay, इस question paper में 5 sections हैं, A B C D E. Okay, और हर section के marks जो हैं वो different हैं। And E. अब देखिए, ये बोलते हैं कि फर्स्ट जो हमारा A सेक्शन है उसमें 8 क्वेश्चंस हैं और वो एक एक नंबर के हैं। सेकेंड वाले में 9 से 13 क्वेश्चन आएंगे जो कि रहेंगे आपके 3-3 नंबर के, और इसमें आपको लिखना पड़ेगा 50 से 75 वर्ड्स। एक एक वाले में एक वर्ड लिखो, एक सेंटेंस लिखो, जितने में आंसर कंप्लीट हो रहा है। लेकिन 3 नंबर वाले के लिए आपको 50 to 75 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। सी सेक्शन में आपके 14 से 19 क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 नंबर के रहेंगे और इसमें आपको 120 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। डी सेक्शन 20 से 22 होगा और इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं। और लास्ट जो हमारा ई सेक्शन है उसमें 23 से 25 तक क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं और ये 6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं है, मतलब पेपर में ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन दिए होंगे तुम्हें बोला जाएगा कोई भी 8 कर लो, नहीं, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। लेकिन हाँ, 1-2 इंटरनल चॉइसेस आपको मिलेंगी। इंटरनल चॉइस का मतलब होता है एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दे देना, दिस और दिस, दिस और दैट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एक केस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर का है। ये बोलते हैं, बीना हैज बिन यूजिंग क्लीन अ फेमस डिटर्जेंट अवेलेबल इन द मार्केट। कुछ याद आया? अभी पिछले वाले उसमें भी था, ये सैम्पल पेपर में भी था। On watching numerous advertisements in the television, she decided to try a new brand of detergent. When she went to the nearby store to purchase the same, she saw detergents of other producers making similar claims of whiteness and stain removing abilities. Hence, she could not make up her mind as which detergent to purchase. Name the objection of advertising being discussed in this case. ये बोल रहे हैं कि बीना एक डिटर्जेंट इस्तेमाल करी थी जिसका नाम था क्लीन, लेकिन अब वो थोड़ा सा स्विच करना चाह रही है किसी और डिटर्जेंट पे। लेकिन हुआ क्या, ये जब स्टोर में गई तो इसने देखा कि बहुत सारे डिटर्जेंट्स पड़े होते हैं, सब यही क्लेम कर रहे थे कि हम आपके कपड़ों को वाइट बना देंगे, हम तुम्हारे कपड़ों से गंदगी हटा देंगे, स्ट्रेन रिमूव कर देंगे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई कि भाई कौन से वाला खरीदूँ, हर कोई तो सेम ही बात कर रहा है, मैं किसके ऊपर ट्रस्ट करूँ। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एडवर्टाइजिंग का एक ऑब्जेक्शन बताइए इस पूरे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए। कौन सा है वो ऑब्जेक्शन? अभी तो पढ़ा है हमने थोड़े टाइम पहले। द ऑब्जेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन इज दैट एडवर्टाइजिंग कंफ्यूजेस द बायर।
पहले ऐसा नहीं होता था, पहले गिनती की कुछ एडवर्टीजमेंट्स हुआ करती थी, तो हम फिर भी रिलाई कर लेते थे कि यार क्या ही झूठ बोलेंगे, इतना खर्चा करके आ रहे हैं पिक्चर में। लेकिन आज की डेट में हर अगली कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट कराती है और सब सेम क्लेम करते हैं। तो अब भाई खरीदने वाला तो मतलब वो हो जाए कि ये लूँ या वो लूँ, कैसे डिसाइड करूँ। एडवर्टीजमेंट उसके लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं रही। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर confuses the buyer. Second है give the meaning of physical distribution as an element of marketing mix, or what is meant by marketing management. Whoa, this question was also asked in the previous question, in the previous set actually. कुछ common questions हैं I guess sets में। marketing management का मतलब पूछा था physical distribution element बताना है। बता देते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक जगह से जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उस जगह से जहाँ पे गुड्स कंज्यूम होंगे वहाँ तक कैसे आप पर्टिकुलर गुड्स को लेके जाने वाले हैं। और मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है This is the process of planning, executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchange that satisfy individual and organizational goals. Activities which involved in the marketing management comprises planning, organizing, directing and controlling. देखिए, वैसे तो मैं इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से एज सच खुश नहीं हूँ। मैं प्रेफर करूँगी अगर आप अपनी खुद की कोई डेफिनेशन लिखेंगे या फिर जो बुक्स में और डेफिनेशन पढ़ी होंगी वो, क्योंकि मुझे ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो कोशिश करना आप दूसरी कोई डेफिनेशन लिखो जो अच्छे से मार्केटिंग मिक्स मैनेजमेंट का एस्पेक्ट सामने वाले इंसान को समझा पाए सरल लैंग्वेज में। ठीक है, तो दीज आर लाइक द आंसर्स ऑफ सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन वर्कफोर्स एनालिसिस और डिफाइन सिलेक्शन। अगेन ये सेट में कॉमन है, ये पुराने वाले सेट से ही मिलता जुलता आंसर है। बता देते हैं हल्के फुल्के। अब ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे ना उनको मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगी, क्योंकि बार बार अपन सेम चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपके यहाँ पे ऑलरेडी कितना पर्सनल किस नेचर का पर्सनल काम कर रहा है वो एनालाइज करना। और सेकेंड सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, राइट कैंडिडेट को चूज करना। ठीक है, जितने भी लोग तुम्हारे पास आए हैं उनमें से राइट कैंडिडेट को चूज करना रहता है हमारा सिलेक्शन। फोर्थ है अप्लायंसेज इंडिया लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम अप्लायंसेज since 1987. It has a good name in the market as the company is producing good quality appliances. It has separate departments for manufacturing, finance, sales, maintenance and services and technical services to achieve specialization. Since the areas of operation of the company have increased and customers have become more demanding, the company decided to modify the existing principle of management to meet the changing requirement of the environment. State the general principle of management which the company wants to modify to meet the changing requirement. ओके, सो अप्लायंसेस लिमिटेड, ये भी मेरे ख्याल से पुराना ही क्वेश्चन है। अप्लायंसेस इंडिया लिमिटेड बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है होम अप्लायंसेस का 1987 से। इसका बहुत अच्छा नाम है मार्केट में, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अप्लायंसेस बनाती है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है इस कंपनी की। इट हैज़ सेपरेट डिपार्टमेंट, इनके सेपरेट डिपार्टमेंट बने हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के, फाइनेंस के, सेल्स के, मेंटेनेंस के, टेक्निकल सर्विस के, सब में स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए। सिंस द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी हैव इंक्रीज, क्योंकि एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ गया है कंपनी का, कस्टमर्स हैव बिकम मोर डिमांडिंग, कस्टमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते जा रहे हैं। कंपनी डिसाइडेड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि अभी जो प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं उसे बदल के दूसरा चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपन प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करते हैं। अब आपको बताना है कि कंपनी पहले से कौन से वाला प्रिंसिपल वो कर रही थी, फॉलो कर रही थी, जिसे वो चेंज करना चाहती है। कंपनी कौन से वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रही थी जिसे वो चेंज करना चाहती है। एंड द आंसर इज डिविजन ऑफ वर्क, ये भी पहले आ चुका है और मैं आपको समझा चुकी हूँ। चलिए, हाउ डज फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अगेन सेम क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल मार्केट प्राइस डिस्कवरी कैसे कर पाता है, कैसे कर पाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है फाइनेंशियल मार्केट में किसी भी फाइनेंशियल एसेट का डिमांड और सप्लाई कैसा है, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते हो कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए। सो डिमांड और सप्लाई से आपको पता चल जाता है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। चलिए, बीरू नंदन, चेयरमैन ऑफ ललित ग्रुप ऑफ कंपनीज, फाउंडेड बीरू यूनिवर्सिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन द डाइवर्स डिसिप्लिन। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ द ललित पावर लिमिटेड हैड few vacancies related to cyber security. The human resource department of the company decided to recruit fresh engineering graduates from Biru University for the same. Identify the type of source of recruitment.
ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है एंड इसे मैं रिपीट नहीं करूँगी। सिंपल सी बात है, बीरू यूनिवर्सिटी से आप प्लेसमेंट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाया जाएगा? दिस विल बी नोन एज कैंपस प्लेसमेंट या कैंपस रिक्रूटमेंट। जब आप डायरेक्टली कॉलेजेस से जाके लोगों को पिक करके आते हैं कि हाँ जी भैया आइए आप हमारे कॉलेज में काम कीजिए, आप हमारे मतलब अपने कॉलेज से निकल के हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। चलिए 7th question. Varsha Jain, after completing her fashion designing course from Indian Institute of Fashion Technology, planned to enter into designer clothing venture. She had to address issues like her target customer, channels of distribution to be used, pricing policy, etc. Identify the type of plan that Varsha Jain needs to develop to provide direction and scope of her organization in the long run. Same question पहले भी पूछा जा चुका है, क्या इस्तेमाल करेगी? स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। State 82 developmental functions of Securities and Exchange Board of India. What is meant by allocative function of financial markets? ये दो क्वेश्चन के आंसर क्या हैं? ओके, तो आंसर देख लेते हैं इसका। दो डेवलपमेंटल फंक्शन सेबी के क्या है? ट्रेनिंग और रिसर्च है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। और अगर आपने फर्स्ट सेट नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एलोकेटिव फंक्शन किस तरह से है कि देखिए, जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना पैसा दबा के रखते हैं, लॉकर में रखेंगे, अपने घर में तकिए के नीचे रखेंगे, डब्बों में छुपा के रखेंगे। अब ये फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? ये उनका पैसा वहाँ से निकलवाता है, उनको बोलता है देखो तुम अभी तक ना सेवर्स थे, मतलब तुम सेविंग्स कर रहे थे, अब मैं तुम्हें इन्वेस्टर बनाऊंगा, मतलब मैं तुमसे इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा और तुम्हारा ये पैसा तुमसे लेके किसी ऐसी कंपनी में लगाऊंगा जो उस पैसे का और पैसा बनाएगा और तुम्हें उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिल जाएगा। तो तुम्हें सेवर से क्या बना रहा हूं मैं? तुम्हें इन्वेस्टर बना रहा हूं। ठीक है, सो यस, एलोकेटिव फंक्शन कुछ इस तरह से होता है कि फाइनेंशियल मार्केट सेविंग्स जो लोग करते हैं उनसे पैसा लेके मार्केट में डालने का काम करते हैं। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल स्ट्रक्चर? एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है वो बताइए, और 2 ऐसे फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, उनके बारे में बताइए। एंड एट द सेम टाइम दूसरा जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन पूछा गया वो है, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। 3 ऐसे फैक्टर्स बताइए जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की। Capital structure is simply referred to as combination of debt and equity used by a company for financing its funds requirement. Debt capital structure का क्या मतलब होता है कि पूरे उसमें कितना डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन आपने यूज किया हुआ है, कॉम्बिनेशन आपने यूज किया हुआ है फंड रिक्वायरमेंट की चीज को, मतलब फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होते हैं उसको पूरा करने के लिए। उसके बाद फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर। 2 फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी आर एज फॉलोज। इक्विटी कॉस्ट, मतलब इक्विटी की कितनी कॉस्ट आ रही है, शेयर होल्डर्स कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो डिविडेंड रेगुलर वे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या है, कैसा है। एंड दूसरा है फ्लोटेशन कॉस्ट। वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप कोई भी 2 फैक्टर्स लिख सकते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट बेसिकली वो पैसा होता है जो कि आपको किसी भी सोर्स से पैसा रेज करने के लिए लगाना पड़ता है पहले, ठीक है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया एक। फिर है द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी आर फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में कितना फ्लक्चुएशन आता है। देखिए, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पैसा खर्च किया जाता है उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए हम पैसा खर्च करते हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? व्हाट इज फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस साइकिल। अभी तुम्हारा कौन सा पीरियड चल रहा है, बूम पीरियड चल रहा है या कौन से वाला? बूम पीरियड का मतलब होता है जब आप भर भर के प्रोडक्शन करते हो और भर भर के तुम्हारी सेल हो रही होते हैं। ऐसे टाइम पे ऑब्वियसली तुम्हें प्रोड्यूस भी ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि जो डिमांड मार्केट में खड़ी हुई है तुम्हें उसे कैप्चर करना है और तुम्हें अपना लाइक सारे लोगों को सेटिस्फाई करके अपना रेवेन्यू, अपना प्रॉफिट अर्न करना है, राइट। तो येस इंडीड, फ्लक्चुएशन इन बिजनेस साइकिल में बेसिकली ये बोलते हैं कि अगर बूम पीरियड है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और अगर तुम्हारा बेकार पीरियड चल रहा है, रिसेशन वगैरह पीरियड चल रहा है, तो उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है।
इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, महंगाई कितनी है। तो ये बोलते हैं राइज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इम्प्लाइज दैट द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर्स एक्सेट्रा विल इंक्रीज। अब भाई देखो महंगाई है, महंगाई में तो हर चीज़ महंगी मिलेगी, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, कुछ भी हो फॉर दैट मैटर, कोई भी सामान बनाने के लिए, मशीनरी हो, कुछ भी हो। तो अब ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। वैसे मशीनरी हम वर्किंग कैपिटल उससे नहीं खरीदते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। तो ये जितने भी डे टू डे एक्टिविटीज़ वाले जो खर्चे हैं उनका भी क्या होगा, उनका भी स्तर बढ़ जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन आ चुकी है, महंगाई आ चुकी है। फिर एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स कितने एक्सटेंट तक हम वो करते हैं। देखिए, इफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय द कंपनी आर सच दैट दे आर इजीली अवेलेबल, देन दिस सजेस्ट दैट द फर्म नीड नॉट मेंटेन अ लार्ज स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज इन रॉ मटेरियल। अब मान लीजिए कि रॉ मटेरियल मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है और यहाँ से यहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, मुझे कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो मुझे रॉ मटेरियल स्टोर करके अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं फट से जाके परचेज कर लूँगी। लेकिन अगर रॉ मटेरियल मुझे मंगवाने पड़ते हैं दुबई से, तो ऐसे सिनेरियो में ये जो रॉ मटेरियल मंगवाने हैं तो ये मंगवाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मेरे को अपने पास रॉ मटेरियल का एक स्टॉक रखना पड़ेगा अप टू दैट लिमिट कि जब मेरे को लगे कि हाँ इस लिमिट के बियॉन्ड आ रहा है तो मुझे फट से ऑर्डर प्लेस करना है, क्योंकि वहाँ से आने में टाइम लगेगा। तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपका स्टॉक जो है वो आपके पास मतलब आइडली नहीं बोलूँगी, लेकिन आपके पास पड़ा हुआ है, आपको रखना पड़ रहा है कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो येस इंडीड, रॉ मटेरियल्स जब भी आप अगर आसपास से लेते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आपको स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता, जिसका मतलब ये होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन अगर आसपास नहीं होते हैं, बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर से आपको अरेंज करने पड़ते हैं, तो आपको उस टाइम पे ध्यान देना पड़ता है कि आपको एक लेवल अपने पास मेंटेन रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए उस लेवल के बियॉन्ड चला गया रॉ मटेरियल, आपको अर्जेंसी है रॉ मटेरियल की, लेकिन आने में 10 दिन लगेंगे, तो तुम्हारा पूरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। बट उससे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि स्क्रीनशॉट मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बोल रही हूँ आप लोगों को। डोंट बी लाइक कि सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। मेरे को कभी नहीं पसंद आएगा कि स्टूडेंट्स कॉपी पेस्टिंग वाली आदत डेवलप करे। अब आप वैसे भी 12th क्लास में हैं, इसके बाद तो आपको ऐसे नोट्स भी नहीं मिला करेंगे, ठीक है। सब कुछ खुद से ही बनाना पड़ेगा, खुद से ही लिखना पड़ेगा। सो बेटर है अभी से आदत डाल लो। क्वेश्चन 10 है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। एक्सप्लेन और एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस व्हिच क्लैरिफाई दैट मैनेजमेंट इज गेनिंग इंपॉर्टेंस डे बाय डे। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे नीडेड होती है और ये सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक्सप्लेन कीजिए और एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस, 3 रीजंस बताइए विच क्लैरिफाई दैट मैनेजमेंट इज गेनिंग इंपॉर्टेंस डे बाय डे, जो कि बता रहे हैं कि मैनेजमेंट दिन ब दिन क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा छुपाने वाली चीज़ नहीं है, मतलब ऐसी कोई कि आपको एनालाइज करना पड़े। तो यस, कोऑर्डिनेशन इज इंडीड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये तो लाइन बुक में ही लिखी हुई है, ये जो टॉपिक था वो इसी उससे मेंशन्ड है, कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। वैसे कई लोगों का मानना था कि इसे एज अ फंक्शन भी कंसिडर करना चाहिए, लेकिन बोला गया कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं ना, उनके इंडिविजुअल रोल्स होते हैं, इसका रोल हर जगह आता है, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस के बियॉन्ड इंपॉर्टेंट है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसे एसेंस बोला जाता है। बाय कोऑर्डिनेशन वी मीन अ पाथ थ्रू विच द ग्रुप फंक्शन आर लिंक्ड अप। इट बाइंड्स द पीपल of the organization and their activities to ensure a smooth functioning of the work. It is that force which unites the working and efforts of the people of the organization toward the common objective of the organization. ये लोगों को मिलाने का काम करता है, लोगों को एक झुंड मतलब एक तरीके से इंटीग्रेट करने का काम करता है, ताकि वो इकट्ठे आके टुगेदर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करें। Coordination links the interrelated management function. It is found at every level of management. It begins right from the stage of planning where goals and objectives are set for the organization. ये तभी से शुरू हो जाता है जब goals और जो objectives होते हैं वो set कर रहे होते हैं हम planning process के। जैसे कि management कहाँ से शुरू होती है, planning से शुरू होती है। Planning is the primary function of management. तो इसमें जो पहला काम आता है वो यही आता है ना कि आपको goal set करने होते हैं, objective set करने होते हैं। तो यहीं से coordination का भी काम शुरू हो जाता है और फिर वो बिना थके चलता रहता है सारे फंक्शंस के साथ।
Coordination is then required between the stage of planning and staffing so that right kind of people are hired for the execution of the plan. Next, the functions of planning, directing and controlling must also be coordinated with each other so as to realize the achievements of the desired goals. Hence, we can see that coordination is intrinsic and imperative for management. It is essence of management. ये तब भी चलता है जब प्लानिंग के आगे बढ़ के हम स्टाफिंग पे जा रहे होते हैं ताकि राइट पर्सन हम वो कर सके, एग्जीक्यूशन सारा अच्छे से रहे. तो ये इन अ वे सारे फंक्शंस के साथ चलता रहता है. जैसे प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर उसके बाद स्टाफिंग होती है, फिर डायरेक्टिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है, फिर प्लानिंग हो जाती है. तो इन सब को कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बांध के रखता है. ठीक है, इसलिए इसे एसेंस बोला जाता है. चलिए, द पॉइंट्स विच क्लैरिफाई दैट मैनेजमेंट इज गेनिंग इंपॉर्टेंस डे बाय डे आर एक्सप्लेन एज फॉलोज. फर्स्ट है अचीवमेंट ऑफ गोल्स. मतलब बेसिकली देखिए, मैनेजमेंट जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, और ये बात तो मैंने पता नहीं कितनी बार बोल दी होगी, तो हर बार यही लिखा जाता है कि मैनेजमेंट हम कर रहे हैं ताकि हम गोल्स को अचीव कर सके, ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, जो सपने ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए देखे हैं उनको पूरा किया जा सके. तो येस इंडीड, कहीं ना कहीं हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम गोल्स को अचीव करें. इंक्रीजेज एफिशिएंसी. देखिए, जब हम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम इफेक्टिवनेस अचीव करना चाहते हैं और एफिशिएंसी अचीव करना चाहते हैं. नाउ व्हाट आर दीज टू थिंग्स. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आप जो भी टास्क आपको दिया गया है वो टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हैं, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपको जो टास्क दिया गया है, जितने रिसोर्सेज दिए गए हैं, उसको आप ऐसे निचोड़ के इस्तेमाल कर रहे हो, बिल्कुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो उन रिसोर्सेज का, कि आपकी मिनिमम कॉस्ट आ रही है और मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो पा रहा है. ठीक है, तो येस ये इंक्रीज करता है एफिशिएंसी एज वेल एज इफेक्टिवनेस ऑल्सो, और क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. कहीं ना कहीं जो आपका चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जो चीज़ें बदल रही हैं, उनके साथ आपको अप टू डेट रहने के लिए भी कहीं ना कहीं ये क्या करता है, तैयार कर देता है. तो मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वक्त के साथ बदलने के लिए मजबूर कर देता है. तो इस तरीके से भी ये इंपॉर्टेंट है. ओके, चलिए फट से स्क्रीनशॉट लीजिए. 10th क्वेश्चन है ये हमारा. 25 क्वेश्चंस है टोटल जो हमें पढ़ने हैं. अब आया है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि पुराना क्वेश्चन है, JTM लिमिटेड लॉन्च बडी लाइन वाला, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पुराने सेट में, इसलिए मैं इस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. लेट्स स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, फिर मीठा वाला क्वेश्चन है. अगेन ये भी स्मार्ट फ्लेवर्स आइसक्रीम वाला क्वेश्चन है, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, इसको भी मैं स्किप कर रही हूँ. अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं क्योंकि साइड में हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो लाइन से और उसे आराम से पढ़ सकते हो. वैसे तो मैंने पढ़ाया ही है, अपने सेट नहीं देखा होगा माइट भी. ठीक है, चलिए ये आया है नया क्वेश्चन नंबर 13. ये बोलता है, गिव द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट इट्स एनी 3 एडवांटेजेस. आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग देना है, साथ ही साथ 3 एडवांटेजेस भी बताने हैं. और साथ में जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, व्हाट इज मेंट बाय डेलीगेशन, स्टेट एनी 3 पॉइंट्स विच हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. आपको 3 पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं जो कि डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते होंगे. ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. देख रहे हो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम लोगों से. बस एक आधी केस स्टडी आ रही है और उसमें भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो पेपर तो इंडीड तुमसे पूरा बन जाएगा, बस शर्त ये है कि तुमने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ी हो और साथ में तुम्हारी लिखने की प्रैक्टिस हुई हो. और मैं बहुत बार बच्चों को बोल चुकी हूँ, लिखना 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 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो प्रैक्टिस तो करनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक भी लिख के नहीं देखा है, थोड़ा सा आ जाओ लाइन पे, थोड़ा सा लिखना शुरू कर दो. ये MCQ पेपर नहीं है कि भैया आप टिक मारोगे तो आपका काम चल जाएगा. आपको प्रॉपरली अपना आंसर लिख के बताना पड़ेगा सामने वाले इंसान को. ठीक है, तो अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो लिखने की प्रैक्टिस बिठा लो. चलो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स दैट अराइजेस आउट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल्स. इन दिस रिगार्ड इट कैन बी सेड दैट एन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन अ फॉर्मल स्ट्रक्चर. जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं फॉर्मल स्ट्रक्चर से ही ओरिजिनेट होती है. और सेकेंडली ये बोल रहे हैं, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो सोशल रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है. जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, फिर से आपने अपने स्कूल को ज्वाइन किया, आगे चल के आप अपने कॉलेज को ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पे एक तो आपका रिलेशनशिप होगा स्टूडेंट टीचर का, राइट.
एक होगा स्टूडेंट फिर प्रिंसिपल का। लेकिन एट द सेम टाइम जब तुम दूसरे लोगों के साथ बैठना शुरू करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि यार इसकी सोच मेरे साथ मिलती है, लेट्स बी फ्रेंड्स विद दैट पर्सन, ठीक है। तो आपने फ्रेंडशिप करी, तो ये आपका फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं था, ये आपने इनफॉर्मल रिलेशनशिप बनाया है। तो ऐसा जो नेटवर्क बनता है ना इनफॉर्मल रिलेशनशिप से, उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। और ये अच्छा भी कंसिडर किया जाता है, इसको बुरा भी कंसिडर किया जाता है। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हमसे एडवांटेजेस पूछे तो हम सिर्फ अच्छी बातें करेंगे इसके बारे में। फास्टर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए मेरा कभी मन कर रहा है किसी को कुछ बात करने का तो मैं डायरेक्टली उसे फ़ोन लगाऊंगी और मैं उससे बात करना शुरू कर दूंगी इफ़ आई एम फ्रेंड्स विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन अगर मुझे ऑफिस में कोई बात कम्युनिकेट करनी है तो मुझे प्रॉपर चैनल के थ्रू करनी पड़ेगी ना, कि पहले मैंने बॉस को फ़ोन लगाया, फिर उनके बॉस को फ़ोन लगाया, फिर उनके बॉस को लगाया, तो ऐसे घूम 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 के पूरी बात कंप्लीट हो पाएगी, राइट। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन इनफॉर्मल में मेरे को जिससे बात करनी है मैं डायरेक्टली उसे फ़ोन घुमाऊंगी और उससे बात करना शुरू कर दूंगी, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप आते हैं, काम तो ठीक है मेन होता ही है, काम की वजह से तुमने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे अगर आपको 2-4 दोस्त मिल जाए तो लाइफ जन्नत लगने लगती है, राइट। तो आपकी सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं। गॉसिप किसके साथ करूँ, लंच किसके साथ बैठ के खाऊँ, लंच के टाइम पे मुझे आदत है भैया स्कूल टाइम से सीरियल्स के बारे में बातचीत करने की, बिग बॉस के बारे में बताने की, कल ये हुआ कल वो हुआ, वो सब चीज़ें बातें डिस्कस करने की। तो मुझे कुछ फ्रेंड्स मिल जाएंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी फॉर दैट। फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का फुलफिलमेंट भी हो जाता है। कैसे, देखिए जब इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से चलता है ना तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी एनवायरनमेंट बन जाता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं बुरे वाले, लेकिन अभी क्योंकि अच्छी बातें करें तो हम अच्छी तरीके से बोलेंगे। तो ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जब अच्छा वो चलता है, सब खुश माहौल चलता है, तो फिर सबका गोल भी क्लियर रहता है कि चलो यार इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें इतना सब कुछ मिला है तो क्यों ना हम इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कुछ कर सकते हैं करते हैं। तो गोल्स अचीव करने के लिए हम अपनी तरफ से इनपुट्स लगाना शुरू कर देते हैं। अब बात करें डेलीगेशन की, तो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि जब इस इंसान पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है तो ये अपना कुछ वर्कलोड थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर देता है अपने जूनियर के ऊपर, अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर। तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं डेलीगेशन, ठीक है। तो डेलीगेशन का मतलब क्या हुआ, जब आपका वर्कलोड बढ़ गया तो आपने अपना नॉन इम्पॉर्टेंट जो नॉन कोर एरिया वाला वर्क है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो वो जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको भी कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा, तुम भी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर पाओगे। तो डेलीगेशन रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय अ सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट। द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट है मैनेजरल एफिशिएंसी। देखिए अब भाई मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरा वर्कलोड बढ़ चुका है, मैं रोज़ तनाव में रहने लग गई हूँ, मैं रोज़ चिकन मतलब होता है ना एक जो इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है काम को लेके या बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है तो वो गुस्सा करने लग जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, राइट। तो मैंने पूरा चिड़चिड़ाहटपन फैला दिया ऑर्गेनाइजेशन में, बट देन वहीं पे मेरे वर्कलोड को थोड़ा सा किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ऐसे सिनेरियो में मैं जितना काम मुझसे बन पाएगा उतना मेरे पास है तो मैं थोड़ा अच्छा बिहेव करूँगी, आई विल बी मोर हैप्पी, और सारी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगी, मैं अपना मैक्सिमम दे पाऊँगी। तो उससे कहीं ना कहीं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरल एफिशिएंसी आएगी। एम्प्लॉय प्रोफिशिएंसी मतलब एम्प्लॉय को भी सीखने का मौका मिलेगा बिकॉज उसको काम मिल रहा है, और मोटिवेशन क्योंकि सबऑर्डिनेट को सुपीरियर वाला काम मिलेगा तो ही विल बी मोर देन हैप्पी कि भैया वाओ ये देखो ये मेरे को तो मतलब सुपीरियर वाला काम दे रहे हैं, मतलब मुझे इतना अच्छा समझते हैं, तो वो मोटिवेट होगा, थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा, साथ ही साथ जो दूसरे लोग होंगे जिन्हें काम नहीं मिला होगा ना उनको भी लगेगा यार हमें भी काम चाहिए, हमें भी ऐसे काम करना है, तो वो भी थोड़ा अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो पहले इसका लेना है तुम लोगों को, इससे भी पहले इसका लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका दिस वन। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 14 की, क्या बोलता है पढ़ लेते हैं। It says stock exchange acts as a regulator of securities market. It creates a continuous market where the securities are bought and sold. It gives investors the chance to disinvest and reinvest. I guess ये भी case study पुराना ही है, right? Through this process of disinvestment and reinvestment, savings get channelized into the most productive investment avenues to ensure that the investing public gets a safe and fair deal in the market. The membership of the stock exchange is well regulated and its dealings are well defined according to the existing legal framework.
It also ensures wider share of ownership by regulating new issues, better trading practices, and taking effective steps in educating the public about investments. Various functions performed by the stock exchange are discussed in the above para. By quoting lines from above para, state any 4 functions of stock exchange. आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में से कुछ लाइंस को कोट करना है और उसके बेसिस पे आपको 4 फंक्शंस बताने हैं स्टॉक एक्सचेंज के, जो कि बहुत ही सिंपल है. मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ तो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी. आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. एंड देन ज़्यादा जल्दी कर दिया क्या? आराम से लीजिए स्क्रीनशॉट, आराम से लीजिए. चलिए नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. ये बोलता है डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग ऑन 4 बेसिस. कोई भी 4 बेसिस के ऊपर आपको एडवर्टीजमेंट और सेलिंग, पर्सनल सेलिंग के डिफरेंसेस बताने हैं. और सेकंड क्वेश्चन जो इंटरनल चॉइस में पूछा गया है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. फर्स्ट है मार्केटिंग प्लानिंग और सेकेंड है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर, दोनों में से एक के आंसर करने हैं. एंड अगेन क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और एक चीज़ और समझ लो, डिफरेंस बिटवीन हर सेट में आया हुआ है, तो डिफरेंस बिटवीन को अच्छे से पढ़ के जाना है. एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. एडवर्टाइजिंग जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो कैसे आती है? टीवी पे आती हैं, रेडियो पे आती है. क्या हम किसी से पर्सनली बात कर रहे होते हैं? नहीं. तो वो इम्पर्सनल फॉर्म होती है कम्युनिकेशन की. वेयर एज पर्सनल सेलिंग में हम बातचीत करते हैं उस इंसान से 1-to-1 बेसिस पे, तो ये पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है. रीच, ब्रॉडर रीच एज द एडवर्टीजमेंट रीचेज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली, जबकि पर्सनल सेलिंग की नैरोअर रीच होती है. भैया एक बार कोई एडवर्टीजमेंट देता है, एक बार टीवी पे वो ऐड चल रही होती है, उसे फिर केरला का इंसान भी देखेगा, कर्नाटका का भी देखेगा, जम्मू एंड कश्मीर का भी देखेगा, नॉर्थ ईस्ट का भी देखेगा, गुजरात का भी देखेगा. लेकिन ऑन द अदर साइड पर्सनल सेलिंग में जब आप 1-to-1 बात कर रहे होते हो तो आप किसी एक स्पेसिफिक इंसान से बात कर रहे होते हो, राइट. तो उसमें नैरोअर रीच होती है, मतलब वो कुछ लिमिटेड तक लोगों तक ही पहुंच पाता है, लेकिन ये बहुत ब्रॉड रीच रखता है अपनी. फिर है फ्लेक्सिबिलिटी. एडवर्टीजमेंट थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबल होता है क्योंकि एक बार जो आपने ऐड बना दी वो ही चलेगी, ठीक है. अब आपने वो हर एक कस्टमर को ध्यान में रखते हुए शायद बनाई होगी, लेकिन उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसे आप चेंज नहीं कर सकते कि मैंने बोला नहीं यार ये कस्टमर को ना ऐसी पसंद नहीं आएगी तो इसके लिए थोड़ा सा ऐड में चेंज ला देते हैं. नहीं, वो जैसी है वो वैसी ही रहेगी. लेकिन जो पर्सनल सेलिंग होती है वो हम कस्टमर्स के अकॉर्डिंग थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी बना सकते हैं कि मुझे लग रहा है ये कस्टमर थोड़ा सा एवे है तो इसको मैं इस तरीके से डील कर लेती हूँ, ये कस्टमर थोड़ा इस तरीके से बांधने वाला है तो मैं इसको इस तरीके से डील कर लूँगी. तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. टारगेट ग्रुप, मोर सुटेबल व्हेन मार्केटिंग इज टू बी डन टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. ये एडवर्टीजमेंट वाली चीज़ तब ज़्यादा अच्छी चलती है जब आपको एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है. वेयरएज ये वाला जो है मोर सुटेबल व्हेन मार्केटिंग इज टू बी डन फॉर अ फ्यू सेलेक्टेड कंज्यूमर्स, जब आपको फ्यू सेलेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए मार्केटिंग करनी होती है तो ये वाला तरीका ज़्यादा कामयाब होता है. चलिए सेकेंड था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एक्सप्लेन्ड. फर्स्ट है मार्केटिंग प्लानिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. मार्केटिंग प्लानिंग में क्या बोलते हैं? दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ मार्केट प्लान इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द मार्केटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट हैव टू डेवलप अ कंप्लीट प्लान सो दैट इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग सच एज इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड प्रमोशन रिलेटिव एक्टिविटीज एक्सेट्रा. ये बोलते हैं कि इसमें आप बेसिकली मार्केट प्लान बनाते हो जिसमें आपकी जो मार्केटिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अकम्प्लिश करने का पूरा फुल प्रूफ रोड मैप बना होता है कि इस तरह से आपको करना है. मैनेजमेंट हेल्प करती है कंप्लीट प्लान डेवलप करने में और सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कि प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रमोशन, रिलेटिव एक्टिविटीज जितनी भी होते हैं सबको ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट एक कंक्लूसिव प्लान बनाने में आपकी मदद करती है इस पर्टिकुलर चीज़ में. फिर है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. इट इन्वॉल्व्स हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड फीडबैक्स ऑफ द कस्टमर्स. भैया कई बार क्या होता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश नहीं होता, तो ऐसे सिनेरियो में वो किसके पास जाए? वो चलो मैं बोलती हूँ कि कंज्यूमर कोच के पास भी जा सकता है, लेकिन पहला तो उसका काइंड ऑफ वो बनता है ना कि वो आपको बताए. जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने आपको मारा, ठीक है, तो आपका पहले तो फ़र्ज़ बनता है ना कि आप उससे डायरेक्ट, मतलब आपको मारा फ़र्ज़ से आपके पेरेंट्स का पहले तो फ़र्ज़ बनता है आपके बच्चे, मतलब उस बच्चे से बात करें, राइट. लेकिन अगर वो नहीं हो पाता तो फिर वो आपकी कंप्लेंट करेगा. तो कंप्लेंट की बात कब आती है? जब आपस में बात करने से बात सॉर्ट ना हो. तो आपस में बात करने के लिए सामने वाले की तरफ से कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तो बना चाहिए, कोई ऐसा डिपार्टमेंट तो बना होना चाहिए जिसके पास जाके हम अपनी कंप्लेंट्स ले सकें. फर्स्ट से मैंने पार्ले जी के बिस्किट खाए, मुझे इस बार पसंद नहीं आया, बहुत ही गंदी क्वालिटी के थे. अब मैं पहले पार्ले जी से बात करना चाहूँगी ना कि भैया इतनी गंदी क्वालिटी तुमने क्यों कर दिया, क्या रीज़न था, स्पेसिफिक बताओ मुझे. उसके बाद अगर मैं उनके जवाब से सेटिस्फाई नहीं होती तो मैं उनकी कंप्लेंट लेके आगे जाऊँगी. तो पहले उन्हें कस्टमर सपोर्ट सर्विस अपने यहाँ पे रखना पड़ेगा जिसको मैं अपनी बातें बोल पाऊँ, अपना फीडबैक दे पाऊँ. चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका भी,
थोड़ा सा मैं साइड हो जाती हूँ क्योंकि बहुत पूरा ही स्लाइड पे फैला हुआ है ये, इसका भी, and then this one, and the next question number 16. Okay, this is another question from set 1. Mahindra Agro Limited करके है, फ्री वेजिटेबल्स, फर्टिलाइजर्स फ्री वेजिटेबल्स के बारे में है, देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो मैं इसको स्किप करूँगी। ओके, इसमें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट, दो एनवायरनमेंट्स के बारे में बात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये बोलते हैं मेगा लिमिटेड होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च in which the top managerial personnel formulate plans for this and that. Again, ये भी पुराना क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं। आपको अगर एक बार रीड करना हो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दे देती हूँ, बट दिस इज़ एन ओल्ड क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी सेट 1 में देख चुके हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि आप लोगों के पास वैसे ही लिमिटेड टाइम है पेपर से पहले। आई डोंट वांट कि आप फालतू टाइम वेस्ट करें किसी भी चीज़ पे। क्वेश्चन 18, विनबर लिमिटेड सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन भिवाड़ी इन हिमाचल प्रदेश। भाई ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, हो गया, हिमाचल प्रदेश का जितना था हो गया है। अब देख लेते हैं इसका आंसर, और आंसर का स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। दिस वाज अ स्टेप जो कि मिस हो रहा था क्योंकि ये लाइन में मेंशन नहीं था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, होप सो ये नया क्वेश्चन हो क्योंकि पुराने क्वेश्चन, निशा सेठी, नाम पढ़ा लग रहा है, मतलब ये भी पुराना क्वेश्चन ही होगा। वॉज वर्किंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन अ फेमस कंसल्टेंसी फर्म KLI ग्लोबल सर्विसेज। हर जॉब इंक्लूडेड प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस, रिक्रूटमेंट। पुराना क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, पुराना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, 21st question है, determining the overall cost of capital and the financial risk of the enterprise depends upon various factors. Explain any 6 such factors. You are the finance manager of a newly established manufacturing company. Explain any 6 factors that you will consider while determining the fixed capital requirement of a company. First बोल रहे हैं कि determining the overall cost of capital and financial risk of an enterprise depends upon various factors. जो cost of capital होती है और financial risk होती है, जो वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आपको कोई भी 6 फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं और आप फाइनेंस मैनेजर हैं एक नई बनी हुई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के। एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर्स दैट यू विल कंसिडर व्हाइल डिटर्मिनिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। कोई भी 6 फैक्टर्स बताइए जो कि आप फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को डिटर्मिन करने से पहले कंसिडरेशन में लेंगे, मतलब जिनके बारे में आप सोचेंगे। चलिए, ओके, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, फर्स्ट है पोजीशन ऑफ कैश फ्लो। भाई तुम्हारी कंपनी की कैश फ्लो स्थिति कैसी है? अगर कैश फ्लो अच्छा है तो तुम इंटरेस्ट जैसी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो पे करना, तो तुम डेट वगैरह चीज़ें ले सकते हो। लेकिन अगर कैश फ्लो अच्छा नहीं है फिर तुम इक्विटी की टूवर्ड्स चले जाओ क्योंकि उसमें डिविडेंड देने की ऑब्लिगेशन नहीं होती है। अब सेकेंड है डेट सर्विस कवरेज रेशो। दिस रेशो शोज द कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी एज अगेंस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैश। दिस इज इट अफेक्ट्स द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये एक्चुअली यहाँ से समझ में नहीं आएगा, ये मैंने ना जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो कवर की थी ना उसमें मैंने डिटेल में समझाया था। ये बहुत ही लाइक सिस्टमैटिक तरीके से समझने की चीज़ है, तो वहाँ वाली वीडियो से देख लेना। ओके, फिर है इक्विटी कॉस्ट के कितना शेयर होल्डर्स रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशन ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट किस कंडीशन में चल रहा है, क्या वो बुलिश ट्रेंड पे चल रहा है कि भैया बिके जा रहे हैं, तो उस मतलब शेयर्स बिके जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप भी अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है तो उस टाइम पे कोई भी कंपनी, मतलब कोई भी इंसान आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको मतलब डिटेल में समझना चाहिए, तो वो नॉर्मल वीडियो से देख के समझिएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट, जो खर्चा होता है हमारा किसी भी सोर्स से पैसे रेज करने का, वो कितना है, कितना जा रहा है। अगर ज़्यादा जा रहा है तो इक्विटी से नहीं करेंगे, अगर डिबेंचर में बिल्कुल कम पड़ रहा है तो वो उससे कर लेंगे, ऐसे। और द फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंसिडर्स द फॉलोइंग पॉइंट व्हाइल डिटर्मिनिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। टाइप ऑफ बिजनेस, द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी डिपेंड्स अपॉन अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस दैट इट डील्स इन। ऑर्गेनाइजेशन दैट डील इन सर्विसेज और ट्रेडिंग हैविंग अ स्मॉल ऑपरेटिंग साइकिल रिक्वायर्स लेस फिक्स्ड कैपिटल। देखिए
अगर मान लीजिए आपका बिजनेस इस नेचर का है कि जिसमें ट्रेडिंग होती है, तो मतलब ट्रेडिंग में क्या करते हैं आप, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, तो उसमें आपको फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वहीं पे अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करी है तो आपको इतनी इतनी मशीन सेट करनी पड़ेंगी, मशीन लगानी पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा तो होगा ही, खर्चा होगा तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट आएगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, आप बड़े स्केल पे काम कर रहे हो या छोटे स्केल पे काम कर रहे हो। अगर आप बड़े स्केल पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्शन भी बड़े स्केल पे करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपके पास पैसे भी ज़्यादा बड़े होने चाहिए, तो फिक्स कैपिटल उसमें ज़्यादा लगेगा। वेरएज अगर मान लीजिए आप छोटे स्केल पे वर्क कर रहे हैं तो आप छोटी मोटी मशीन से या एक आधी मशीन से काम चला सकते हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, कम होगी। ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, an organization can opt for either capital intensive techniques or labor intensive techniques of the production. Organizations that follow capital intensive techniques require higher investments in plants and machinery, therefore they require large amount of fixed capital. In contrast, the organizations that follow labor intensive techniques require low amount of फिक्स्ड कैपिटल। देखिए आपकी कंपनी किस तरह की टेक्निक फॉलो कर रही है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर तुम्हारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब हाथ से काम चल रहा है काइंड ऑफ। जबकि कैपिटल इंटेंसिव में मशीनरी से काम चल रहा होता है, मशीन्स लगी होती है, ठीक है। तो अगर मशीनरी वाला काम चलेगा, कैपिटल इंटेंसिव काम चलेगा, तो मशीन महंगी आएंगी। लेबर इंटेंसिव होगा तो भैया लेबर को तुम्हें रखना है और उनको तुम्हें वेजेस देने हैं, जो कि तुम्हारे वर्किंग कैपिटल का हिस्सा होगा, फिक्स्ड कैपिटल का नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हारी कंपनी कौन से वाले एस्पेक्ट को ध्यान में रख रही है, उसके बेसिस पे यू विल चूज कि आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करें तो कंपनी को ज़्यादा बड़ा बनना है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा ये, ज़्यादा वो रहेगा। और अगर कंपनी का ज़्यादा बड़ा सपना नहीं है, वो जहाँ हैं वो खुश हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। रेगुलर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या आपका बिजनेस इस नेचर का है जिसमें टेक्नोलॉजी बार बार चेंज होती रहती है, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर वगैरह, अगर आपकी कंपनी सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ों से एसोसिएटेड है तो उसमें आए दिन कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो आए दिन कुछ ना कुछ नया आएगा, तो 1-1.5 साल में तो आपको पूरी टेक्नोलॉजी चेंज करनी ही पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा खर्चे वाला एक वो हो जाएगा, तो फिक्स्ड कैपिटल काफ़ी आ जाएगा, मतलब फिक्स कैपिटल आपका काफ़ी खर्च वो हो जाएगा, यूज़ होएगा। अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स फॉर फाइनेंसेस, पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैबोरेशन, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, कितने फैक्टर्स बोले थे इन्होंने हमें लिखने के लिए, दे वांटेड अस टू राइट 6 फैक्टर्स, ओके ठीक है। कहाँ गए क्वेश्चन, ये रहा। Available alternatives for financing, one of the alternatives for financing can be obtaining the assets on lease। देखिए ये बोलते हैं एक तरीका ये हो सकता है कि आप assets को लीज पे ले लें, मतलब जैसे मान लीजिए मेरे को कोई मशीनरी का काम है, लेकिन अभी मैं वो मशीनरी अफोर्ड नहीं कर पा रही, या मुझे उस मशीनरी में परमानेंट अपना इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखना, मुझे वो मशीनरी किसी दोस्त से लीज पे मिल रही है, मतलब रेंट पे ही सेइंग कि तू यूज़ कर ले, उसके बाद मुझे वापस कर दियो, कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। अब मुझे पूरा इन्वेस्टमेंट लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं उस मशीन को अपने यहाँ पे लाऊंगी, यूज़ करूंगी, उस बंदे को रेंट पे करूंगी उस मशीन का और काम चला लूंगी। तो अगर ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी होती नहीं है, क्योंकि आपको मशीन एक्चुअली खरीदनी नहीं पड़ती, यू कैन जस्ट गेट इट ऑन रेंट, ठीक है। फिर है पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैबोरेशन, एट टाइम्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडरगो कोलैबोरेशन विद ईच अदर एंड जॉइंटली एस्टेब्लिश। ये कोलैबोरेशन वाला पॉइंट मैं अच्छे से समझाती हूँ। देखिए क्या हुआ था, एक बार मेरा एक कज़न है, उसकी फैक्ट्री है टेक्सटाइल की, ठीक है, और उनके सामने एक सरदार अंकल रहते हैं, उनकी भी फैक्ट्री है टेक्सटाइल की, ठीक है। तो इन लोगों ने मिलके सोचा कि यार एक मशीनरी बहुत कॉस्टली आ रही थी और इनका डे नाइट का शिफ्ट भी नहीं लगाना था, मतलब यूँ था कि एक मशीनरी पे 3-4 घंटे का काम है ऐसे मानिए, लेकिन वो ज़रूरी थी, ठीक है, और बहुत महंगी थी। तो ऐसे सिनेरियो में दोनों ही फैमिलीज़ ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें, मशीनरी मिलके ख़रीद लेते हैं, दिन के टाइम पे तुम्हारा काम चल जाएगा, रात के टाइम पे मैं काम कर लूँगा। तो ऐसे में इन्होंने कोलैबोरेशन में मशीनरी खरीदी और दिन रात मतलब उसका इस्तेमाल करते रहे और पैसे भी आधे आधे पे करने पड़े, तो दैट वाज आल्सो एन ऑप्शन। तो ऐसे ऑप्शंस बहुत बार कोलैबोरेशन के आपको मिल जाते हैं, तो इसमें भी आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि अगर इंडिविजुअली तुम्हें वो मशीनरी खरीदनी पड़ती तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती, लेकिन अब तुम किसी के साथ मिलकर उसे खरीद रहे हो तो तुम्हें थोड़ी सी सस्ती पड़ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बट बिफोर दैट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। ये वाले का स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया था मैंने तुम्हें, चलो ले ही लिया होगा तुम लोगों ने। इसका लीजिए, दिस वन, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस 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 And now the question 22. Sound financial planning is essential for the success of any enterprise. Explain this statement by giving any 6 reasons.
और explain the 3 major decisions that finance manager has to take while performing the finance function. आपको sound financial planning एक essential चीज़ होती है किसी भी एंटरप्राइज के सक्सेस के लिए। ये स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में 6 रीजंस देने हैं और साथ में एक इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है कि 3 मेजर डिसीजंस को आपको एक्सप्लेन करना है फाइनेंस मैनेजर के वाइल परफॉर्मिंग हिज फाइनेंस फंक्शन। जब वो फाइनेंस फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो 3 मेन फाइनेंशियल डिसीजंस वो कौन से लेता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। Straight away questions हैं, sound financial planning is essential for the success of any enterprise. The following points explain the importance of financial planning. First है helps in facing eventual situations, already discussed. Helps in avoiding surprises and shocks, already discussed. Improves coordination, already discussed. Reduces wastage and duplicity, already discussed. Helps in optimum utilization of resources, link between present and future. सब डिस्कस हो चुका है इनमें से, ठीक है। हम सीधा इस पे आते हैं। 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन जो कि लेने पड़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास जो पैसे हैं वो कहाँ लगाएं। अगर हमें मशीनरी भी खरीदनी है, इतनी सारी मशीनरीज अवेलेबल है, उनमें से कौन सी वाली मशीनरी पे एक्चुअली हमें खर्चा करना है, ठीक है। और खर्चा इस तरीके से करना है कि भैया रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले। मतलब अगर मैं 10 रुपये लगा रही हूँ ना तो मुझे 12 रुपये कमाने का मौका मिले उससे, तभी मतलब बनता है कि अगर मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बेसिकली आप डिसाइड करते हैं कि आप जो पैसे लगा रहे हैं उसके बदले में आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, कि आपकी कॉस्ट तो कवर हो ही जाए, उसके अलावा भी आप कमा ले। तो अगर मैंने जैसे 10 रुपये लगाए हैं तो ये मेरी कॉस्ट है, तो 10 रुपये कॉस्ट तो कवर हो जाए, 5 रुपये मुझे एक्स्ट्रा और कमाने का मौका मिल जाए, तो वो चीज़ हो जाएगी। फिर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, शॉर्ट टर्म, ओके सॉरी, दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जो कि बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जो लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। फिर है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये देखते हैं कि जो कंपनी को पैसे की आवश्यकता है और अलग अलग सोर्सेज से हम पैसा उठा सकते हैं, तो हम कौन से वाले सोर्स से पैसा उठाएं फाइनली। मतलब अलग अलग सोर्सेज में से बेस्ट वाला सोर्स कौन सा होगा जिससे पैसा उठाएं, ताकि हमें ज़्यादा रिस्क भी बेयर ना करना पड़े, ज़्यादा रिटर्न भी नहीं पे करना पड़े सामने वाले को, और आराम से हमारा काम भी चल जाए, सही समय पे हमारे पास सही अमाउंट ऑफ पैसा भी अवेलेबल हो जाए। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में कौन से सोर्स से पैसा उठाना है ताकि सही समय पे हमारे जो पैसे की आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, वो हम डिसाइड करते हैं। और इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, रिस्क इन्वॉल्व, डिविडेंड, और फिर आ जाता है डिविडेंड डिसीजंस। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। डिविडेंड डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है उनमें से कितना हिस्सा हम शेयर होल्डर्स को बांट दें और कितना हिस्सा अपने पास रखें, सो दैट हम कल जब ग्रो करने वाले होंगे तो उस टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। भाई कंपनी पूरा पैसा ही अगर बांट देगी और कल सोच रही है वो एक्सपैंड करने की, नई मशीनरी खरीदने की, तब उसके लिए पास पैसे ही नहीं होंगे, तो उसको फिर फाइनेंसिंग डिसीजन लेना पड़ेगा कि कहीं से पैसा ज़बरदस्ती उठाना पड़ेगा, जबकि थोड़े टाइम पहले तुम्हारे पास पैसा था। और अगर तुम सोच विचार के डिविडेंड डिसीजन लेते, ना देते शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में, तो तुम्हारे पास अभी वो पैसा पड़ा होता रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में। तो यस, कितना रिटेन्ड अर्निंग्स में रखना है और कितना डिविडेंड के रूप में पे ऑफ करना है वो डिसाइड करते हैं हम डिविडेंड डिसीजन में। और इसके फैक्टर्स हैं अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, स्टेबल अर्निंग्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फटाफट अब इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप मैं आगे नहीं हट रही हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 23 जो कि वॉइस नाम से है, और ये कंज्यूमर वाली वो है केस स्टडी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको नहीं डिस्कस करूँगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। एंड दैट्स इट, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है सब कुछ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट, जहाँ पे आपको हर एक वीडियो सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पे आप लोगों को वीडियो ढूंढने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, फिर आप भेजते हैं मैम इसका लिंक भेज दो, उसका लिंक भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। तो देखो ना, एक सिस्टमैटिक तरीका है, आराम से खुद से सर्च करो, गूगल पे जाओ, magnetbrains.com टाइप करो, तुम्हें वेब पेज दिखाई देगा। इसमें CBSE इंग्लिश मीडियम पे जाओ, क्लास 12th पे जाओ। क्लास 12th पे जैसे ही जाओगे सारे तुम्हें टीचर्स दिख जाएंगे क्लास 12th के, वहाँ पे तुम्हें बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस दिख जाएंगी, उन पे तुम्हें वॉच नाउ करना है। वॉच नाउ करते ही तुम्हें लेक्चर्स दिखेंगे जिसमें हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स बने हुए हैं वो दिखाई दे जाएगा। उसको तुम्हें क्लिक करके पर्टिकुलर वीडियो पे जाना है और वो वीडियो में जो भी कंटेंट है उसे देखना है, ठीक है।
अब इसके अलावा अगर तुम्हें इस वाले वीडियो में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो। एंड विद दैट सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स बनने वाले, मतलब पेपर के सॉल्यूशन वीडियो मैं लाने वाली हूँ, वो सारे तुम्हें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न बीइंग तुम्हें CBSE का पैटर्न सेट करने का तरीका समझ में आ जाएगा। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ तो भैया बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। सो इसलिए सारे क्वेश्चन, सारे वीडियोज़ देखेंगे आप लोग। सैम्पल पेपर्स अगर अभी तक सॉल्व करके नहीं देखे हैं वो भी सॉल्व करके देखिए। पेपर से पहले मुझे चाहिए कि हर बच्चा जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो सारे देख के जाए, ताकि पेपर में उसे कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे जो आउट ऑफ सिलेबस आई है या सॉल्व नहीं हो पा रही है या कुछ भी ऐसा है। पेपर में हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।